नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में आज हम 3 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो इस चैनल पर नए हैं कि उनके लिए कि दिसंबर से लेकर इससे पहले यानी कि 3 अप्रैल से पहले जितने भी एनटीपीसी के अंदर पेपर हुए थे उनका मैथ का सॉल्यूशन आपको हमने करवाया हुआ है। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन के नाम से आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर जितने भी मैथ के सवाल हैं इम्पोर्टेंट वो आपको वहाँ पर मिलेंगे ज़रूर। तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल आपके सामने। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, अभी भी समय है। डायरी एक मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को रखिएगा, देखिएगा कौन सा सेक्शन आपका वीक है, समय रहते उसको बूस्ट कीजिएगा। कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ने वाला प्रैक्टिस करने पर। टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होगा, एग्जाम में कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, जो टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग की तरह 26 और 27 मार्च को है। इसमें यहाँ पर TTG के कूपन कोड यूज़ करने पर 39 रुपये का ऑफ होने वाला, साथ ही साथ 12 की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। और एक लक्की विनर जो इन 2 दिन में मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो एक लक्की विनर को 5,000 रुपये का यहाँ पर एक केस प्राइज भी मिलने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर जाकर ये आप डील को ग्रैब कर सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलने वाले हैं। 14 मंथ की वैलिडिटी में ये आप मॉक टेस्ट कभी भी कितने ही अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र C1 और त्रिज्या R1 बराबर 5 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग को एक समकोण पर रखा गया है। एक अन्य छोटा वर्ग जिसका केंद्र C2 और त्रिज्या R2 है को इस प्रकार से रखा जाता है कि यह चित्र के अनुसार कोण की भुजाओं और बड़े वर्ग को स्पर्श करता है। छोटे वर्ग की त्रिज्या R2 है जिसका आपको मान बताना है कि कितनी होगी वो। तो देखो, ये हमारे पास सवाल है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले देखो, आप इस प्रकार से यहाँ से यदि मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये मेरा एक क्या बन चुका है, अब एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। इस समकोण त्रिभुज में ये पूरी की पूरी जो रेडियस है आपको 5 दे रखी है, R1 इक्वल टू 5 दे रखी है। लेकिन ये छोटे वर्ग की त्रिज्या कितनी है, R2 है। तो हम कह देंगे जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, वो R2 है। तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे 5 माइनस R2 हो जाएगी। ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 माइनस R2 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये दूरी भी, यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम घटाते हैं, ये कितनी है आपको, R2 है, ये घटाओगे तो बची हुई दूरी यहाँ पर भी 5 माइनस R2 हो जाएगी। ये वाली दूरी भी सेम इसी प्रकार से 5 माइनस R2 हो जाएगी। अब ये देखो, यहाँ पर बात करें, कर्ण की बात करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, R1 के बराबर है जो कि 5 है। और आगे की जो दूरी है वो R2 के बराबर है, तो ये 5 प्लस R2 हो जाएगी। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी यदि बात की जाए, 5 प्लस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और बाकी दो 5 माइनस R2 है। तो हमारे पास इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की वैल्यू आ चुकी है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। 5 प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 5 माइनस R2 का स्क्वायर, और आधार भी हमारा इतना ही है यानी 5 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें दोनों साइड इस स्क्वायर को ओपन करना है। ये आपका 25 हो जाएगा, उसके बाद में R स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 R2 हो जाएगा। इधर देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं सबसे पहले 2 लिख देता हूँ आगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये हो गया 25 हो गया, ये R2 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 10 R2 इस प्रकार से आ जाएगा। अब इधर तो आपका 25 R2 का स्क्वायर प्लस 10 R2, इधर आपका क्या हो जाएगा, एक तो 50 हो जाएगा, एक 2 R2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 20 R2 हो जाएगा। अब R स्क्वायर को एक साइड ले जाओगे तो आपका एक R स्क्वायर बच जाएगा। इसी प्रकार से ये जब 10 उधर जाएगा 10 R2, तो इधर माइनस 30 R स्क्वायर और ये माइनस प्लस 25, इस प्रकार से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है।
R2 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपके पास फॉर्मूला होता है, इसके टुकड़े तो नहीं हो रहे आराम से, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है R2 बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये वाला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर b ये हो गया है, c ये हो गया है और a इसका गुणांक है। तो देखो b की वैल्यू कितनी है, -3, साइन के साथ लेंगे तो -1 पहले से था, ये आपका 30 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आपका b का स्क्वायर करोगे तो 900 हो जाएगा, बाकी ये आपका 100 आ जाएगा, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और a का मान कितना है 1 है, तो हम नीचे आ जाएगा केवल आपका 2 आ जाएगा। इनको यदि हम घटाते हैं तो यहाँ पर आपका एक तो 30 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 800 आएगा, तो ये 20√2 हो जाएगा, नीचे 2 है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 2 का भाग दोगे एक तो 15 बन जाएगा, एक आपका 10√2 हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 5 को यदि आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचता है आपका 3 प्लस माइनस 2√2, ये बचता है आपका 5 बाहर आ गया, अंदर बचा 3 प्लस माइनस 2√2, ये बचा। तो एक आपका प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। जब हम प्लस वाले की बात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 और √2 का मान कितना होता है 1.4, इस प्रकार से 1.421 इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको आप यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये मान 5 से बड़ा हो जाएगा, और दूसरा मान माइनस का है जो कि छोटा आएगा 5 से। तो हमें कौन सा पूछा गया है, छोटे वर्त की त्रिज्या, यानी कि वर्त की त्रिज्या छोटा है वो वर्त, तो ये वाला बड़ा वर्त की त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 से बड़ी त्रिज्या तो हमें लेनी ही नहीं है, तो प्लस वाला ऑप्शन नहीं लिया जाएगा, माइनस वाला लिया जाएगा। तो ये कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया है, 2 हो गया है। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दे रखा है आपको, 9, 5 और 6 के अनुपात में है सिक्के, जिनकी कुल मूल्य कितना है 317.5 रुपए के बराबर है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो इस प्रकार के सवाल कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लिख दो जितने जितने के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं, ये है सिक्के। अब एक अनुपात दिया रहता है, या तो सिक्कों का या मूल्यों का, दूसरा में निकालना होता है। तो सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 9, 5 और 6 का अनुपात दे रखा है। सिक्कों का दे रखा है तो मूल्य का निकालना है। अब देखो 9 सिक्के हैं, 50 पैसे का एक सिक्का है, तो क्या करोगे आप 9/2 कर दो। यहाँ पर यदि मूल्य निकालना है तो कितने से डिवाइड करोगे, 4 से। यहाँ पर कितना मूल्य हो जाएगा 1/10 से, ठीक है। तो ये हो गया, मूल्य का अनुपात ये आ चुका है। अब इनका आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल मूल्य दे रखा है 317.5, हमें टोटल मूल्य दे रखा है। तो जो हमारे अनुपात पे मूल्य है उनको जोड़ लेते हैं। इनका आप यदि एलसीएम लेते हो तो आपका एलसीएम 20 आता है, और ऊपर आपका कितना हो जाएगा, आप सबका एलसीएम लोगे तो 127 आ जाएगा आपका, जोड़ोगे तो तीनों को, तो ये आपका आ चुका है। तो हम कहेंगे कि 127/20 है ना, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 317.5 दे रखी है, 317.5 दे रखी है इसकी वैल्यू। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 317/5 इंटू ये 20 ऊपर आ जाएगा, 127 नीचे आ जाएगा, और ये पॉइंट हटाया उसका 10 आ गया। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब जब भाग दोगे तो इसमें आपका वैल्यू आ जाएगी 25 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 25 के बराबर आ जाएगी। 25 के बराबर कटेगा ये, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये 50 के बराबर आ जाएगा। यानी एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास 50 आ चुकी है। अब जो भी अनुपात पूछा गया आपसे बता दो। यदि 9.2 की वैल्यू, यानी कि मूल्य पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 9.2 की वैल्यू निकाल दो।
सिक्के पूछे गए हैं तो 9 की वैल्यू निकाल दो। हमसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात ये रहा 9, 5, 6। किसके? 25 के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 है, तो 5 की वैल्यू निकाल दो। 5 का कितना हो जाएगा? 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250 के बराबर हो जाएगा। 250 के बराबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 9, m का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूलों का अनुपात 2:3 है। अब देखो, ये आपकी समीकरण है, ये 12 आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और ये आपकी जो अचर राशि है उसको c कहते हैं, कांस्टेंट को c कहते हैं। अब देखो, मूल मान लिया कि मूल अल्फा बीटा है, जिनकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2 और 3 दे रखी है। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 2x हो गया और ये 3x हो गया, इस प्रकार से मान लिया। अब मूलों का गुणनफल निकाल रहे हैं सबसे पहले। अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? यदि इधर देखा जाए तो ये आपका 6x² हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है? ये आपका बराबर होता है c/a के बराबर होता है। ऐसे देखो, पहले हम फॉर्मूला रख देते हैं। c/a के बराबर होता है। अब वैल्यू रखते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में रखो तो 6x² हो जाएगा, और राइट साइड में c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 12 है। इस प्रकार से रखोगे तो यहाँ से आपका x² का मान आ जाएगा 1/12, और x का मान आपका 1/√12 इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा योग निकालते हैं। मूलों का योग की बात करते हैं, ये आपका होता है -b/a के बराबर होता है। इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो 5x हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो और राइट साइड में -m/12 ये हो जाएगा। तो m की वैल्यू यदि यहाँ से निकालता हूँ तो कितनी आती है? -5x और ये 12 इसके बराबर आ जाएगा। x का मान रखो, x का मान यदि आप रखते हो यहाँ पर 1/√12 रखोगे, इंटू 12 है यहाँ पर, तो ये आपका -5 √12 इस प्रकार से। देखो, एक गलती हमने कर दी है। क्या? ये जो x का मान आया है, आप किसी का भी यदि √ लेते हो तो यहाँ से एक तो प्लस का आता है और एक माइनस का आता है, एक तो प्लस का आता है और एक माइनस का आता है। ठीक है, इस प्रकार से आता है। अब यदि आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो आपका एक तो प्लस की वैल्यू रखोगे, एक माइनस की रखोगे, तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। इसी प्रकार से प्लस माइनस दोनों आएंगे। 5/√12 आ चुका है आपका इस प्रकार से। अब कुछ कॉमन आ रहा है, 4 जिसका √ कितना होता है? √4 का √ कितना होता है? 2। तो बाहर आ जाएगा आपका 2 और ये 10 हो जाएगा। अंदर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। तो हमें कौन सा लेना है? m का मान हमें धनात्मक लेना है। धनात्मक पूछा गया है उसने, तो प्लस वाला हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया इस प्रकार से। यदि आपको यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान भी नहीं रहता है तो भी आपका वैल्यू तो आ जाएगी, मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा उसका, बस साइन में थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि उसने धनात्मक पूछेगा, आपके पास ऋणात्मक आएगा। मगर आप वैल्यू से टिक मार सकते हो ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 14 की बात करें। ए बी एक अर्धवर्त का व्यास है। सी रेखा ए बी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि ए सी = 6 सेंटीमीटर है। डी अर्धवर्त पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि सी डी ए बी पर लंब है। सी डी 9 सेंटीमीटर, तो अर्धवर्त का व्यास बताना है। देखो, मैं सबसे पहले अर्धवर्त यानी आधा वर्त बना लेता हूं। अब क्या कहा है? ए बी वर्त का व्यास है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे आपका केंद्र हो जाएगा। अब कह रहा है सी इस पर एक ऐसा बिंदु है, तो सी को भी अंकित कर लेते हैं। सी मान लिया कि यहाँ पर है। ए सी आपका 6 दे रखा है। सी डी ए बी पर लंब है। डी एक ना वर्त पर ऐसा बिंदु है कि जिससे यदि लंब खींचा जाता है, ये हो गया। सी डी आपका लंब है, इस प्रकार से हो गया। ये भुजा आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अर्धवर्त का व्यास बताना है, यानी ए बी की लंबाई हमें पूछी गई। सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं कि अर्धवर्त में बना त्रिभुज क्या होता है? समकोण होता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं।
इस प्रकार से। और इसी प्रकार से इसको भी मिला देता हूं। ये इस प्रकार से यदि मैंने मिलाए हैं तो ये देखो मेरा एक समकोण त्रिभुज बन गया है। कैसा बन गया है? एक समकोण त्रिभुज बन गया है। इसको एक बार मैं हटा देता हूं। देखो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अर्धवर्त में बना त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। अब वापस से हम वो लंब खींच देते हैं। कितना था? ये था लंब और ये है 9 सेंटीमीटर। अब देखो यदि ये कोण थीटा के बराबर है, यदि ये कोण थीटा के बराबर है, ठीक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये यदि 90 माइनस थीटा है तो इस त्रिभुज की बात करते हैं सी डी बी की। ये कोण आपका कितना हो जाएगा? ये वाला कोण भी मेरा कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देखो दो कोण हमारे पास, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और दो कोण थीटा है। ये वाला कोण इसमें थीटा है, इस त्रिभुज में ये कोण थीटा है। तो बचा हुआ कोण तो एक तो 90-90 का है दोनों में, इसमें ये, और बचा हुआ कोण भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि थीटा बराबर है दोनों में, 90 बराबर है दोनों में, तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों त्रिभुज को क्या ले सकते हैं आपस में? ये दोनों त्रिभुजों को हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के हिसाब से हम कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाएंगे कि देखो ये भुजा आपको 6 दे रखी है, ये भुजा 9 दे रखी है। तो मैं कर देता हूं कि देखो दोनों में क्या लगा रहे हैं हम, दोनों त्रिभुज में लंब बटे आधार लगा लेते हैं। पहले में क्या है? लंब। पहले में थीटा के सामने की भुजा लंब 9 हो गई है और आधार कितना हो गया है? 6 हो गया। दूसरा सी डी बी त्रिभुज है। सी डी बी मैं त्रिभुज भी लिख देता हूँ यहाँ पर। एक त्रिभुज तो है आपका ए सी डी, ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरा त्रिभुज आपका क्या है? सी डी बी। ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है। अब देखो इसके अंदर हम लगा रहे हैं 9/6 हो गया। अगले में देखो थीटा के सामने की भुजा ये है, यानी कि सी बी है जो हमें दी हुई नहीं है, और आधार कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इन दोनों को बराबर करके वैल्यू निकाल सकते हैं सी बी की। तो सी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 81/6। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, 3 से यदि काटते हो तो ये 27 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 27 का भाग दोगे तो 13.5 हो जाएगा। यानी सी बी की लंबाई आपके पास 13.5 आ चुकी है। अब आप ए बी की लंबाई निकाल सकते हो कि ए बी किसके बराबर है? ए सी प्लस सी बी के बराबर है। ए सी आपको 6 दे रखा है और सी बी आपने निकाला है 13.5। दोनों को जोड़ोगे तो 19.5 के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 आ चुका है। सवाल नंबर 16, 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। अब देखो 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं को याद करने का एक फॉर्मूला है 4422 32 23 21। ये नंबर, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में 4 संख्याएं, 11 से लेकर 20 तक के बीच में 4 संख्याएं, 21 से लेकर 30 तक के बीच में 2 संख्याएं, इस प्रकार से। इससे थोड़ा सा आपका अंदाजा रहता है। अब देखो 8 से बड़ी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 1 से 10 के बीच में 8 से बड़ी कितनी अभाज्य संख्या है? एक भी नहीं है। उसके बाद में 11 से 20 के बीच में 4 है, तो वो 4 कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो सबसे पहले आ जाती है आपको 11 आ जाती है, फिर आपके पास आ जाएगी 13 आ जाएगी, फिर 17 आ जाएगी और फिर 19 आ जाएगी। ये 4 संख्याएं हो गई। फिर 21 से 30 के बीच में 2 संख्याएं हैं। 2 कौन कौन सी होगी? एक तो आपका 23 हो जाएगा और एक आपका 29 हो जाएगा। ये 2 संख्याएं हो जाएगी। उसके बाद में फिर 2 संख्या है 30 से 40 के बीच में। कौन कौन सी? एक तो 31 हो जाएगा और एक आपका 37 हो जाएगा। फिर 40 से 50 के बीच में आपकी 3 संख्याएं। 3 का मतलब कौन कौन सी? 41 है, एक आपकी 43 है, एक आपकी 47 हो जाएगी। ये 3 संख्याएं। फिर 2 संख्याएं हैं। 50 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी है आपको? 51 है क्या? नहीं। एक तो आपकी 53 हो जाएगी और एक आपकी 59 हो जाएगी।
ये दो संख्या। तो ये टोटल इतनी संख्याएं हैं। अब इन सब अभाज्य संख्याएं हमने निकाल ली है 8 से 59 के बीच में। अब इनका योग करना है आपको, इसी प्रकार से करना पड़ेगा, और कोई भी इनका शॉर्ट तरीका या कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आपको अभाज्य संख्याएं निकालनी पड़ेगी और इनको जोड़ कर देखना पड़ेगा। तो देखो जोड़ेंगे कैसे। ये 11 और 19 की यदि दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका, ये 30 हो जाता है। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 30 और 30 60 हो गए ये। अब देखो ये आपके 60 हो गए। अब आप इन दोनों को यदि जोड़ते हो तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से सबसे पहले योग बता देते हैं कितना होगा। ये आपका 60 हो गए। अब 23 और 37 को यदि जोड़ते हो तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, हम कहेंगे 60 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से 31 और 29 को जोड़ते हो तो ये भी 60 हो जाएगा, यानी कि इनका योग कितना आ चुका है, 120 के बराबर आ चुका है। अब 41 है ये और ये 59 है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये आपका 50 और 100 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 53 और 47 को जोड़ दोगे, ये भी आपका 100 हो जाएगा। 100 और 100 कितने हो गए, ये आपके 200 हो गए। 243, क्योंकि एक 43 वाली भी संख्या बची है केवल, तो ये हो गया है। ये 60 है, ये 120 है, ये 243 है। अब इनको जोड़ना है, 120, 60 और 243। अब इनको जोड़ लो तो ये 3 आ गया आपका, 10 और 2 12 हो गया है, और ये आपका 4 हो गया है, 423। अब देखो 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच की आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। यानी कि हमें 59 को नहीं लेना है, हमने 59 को काउंट कर लिया है, 59 को हमें नहीं लेना है। तो इसको नहीं लेना है हमें। इसको यदि नहीं लेना है तो कितना हो जाएगा योग, ये आपका 100 हो चुका है इन दोनों का योग, और ये आपका 84 हो चुका है। यानी कि इनका योग आपका 184 हो चुका है। अब आपको जोड़ना है 120 को, 184 को और 60 इनको जोड़ना है, क्योंकि हमने 59 को काउंट कर लिया, लेकिन उसने कहा है कि 59 से छोटे होने चाहिए और 8 से बड़े होने चाहिए, उनको सम्मिलित नहीं करना है। तो ये आपका 4 हो गया। 14 और 2 16 हो गया है। एक आई हासिल, ये 364 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 17 की बात करें। 900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है। 900 रुपए की राशि थी, साधारण वर्ष की बात कर रहा है, वो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 4 वर्ष के अंदर बढ़कर राशि इतनी हो जाती है। अब क्या कहा गया है कि जो दर है ना उसको 3% बढ़ा दिया गया है, 3% बढ़ा दिया गया है। तो अब राशि कितनी हो जाएगी यदि 3% दर को बढ़ा दें। तो ऐसे सवालों में हमें दर काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है पुरानी वाली। यदि आप ऐसा करते हो तो आप टाइम खराब कर रहे हो। तो देखो जितना बढ़ाया गया है उसके अनुसार ब्याज काउंट कर लो आप साधारण ब्याज में। जैसे 3% दर बढ़ाई गई है तो 3% कितना होता है ये कर लो आप इसका काउंट। 4 साल का 3% काउंट कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 108 आ जाएगा। इस प्रकार से काउंट करोगे तो 108 आ जाएगा। तो ये 108 इसमें जोड़ दो आप। 1134 तो पहले ब्याज मिल ही रहा था, अब 3% बढ़ा दिया तो उसके अनुसार और मिलेगा। कितना मिला है 4 साल में उसके अनुसार, 12 हो गया, एक आई हासिल, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 12 42 हो जाएगा टोटल ब्याज। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 24। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 दे रखा है, में से ये एचसीएफ आपको 3 दे रखा है, एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो देखो एलसीएम आपसे पूछा गया है। तो देखो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। हम जानते हैं कि दो संख्याएं किस अनुसार होती है, एक 7x है, एक 5x है, इस प्रकार से। अब यदि मैं इसमें एचसीएफ की बात करता हूं तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन पार्ट। कॉमन क्या है दोनों में, x है, और एचसीएफ उसने बताया है कि आपको कितना है 3। तो आपको पता चल चुका है कि x का मान यहाँ पर कितना है 3। तो हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 3 7 21 के बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 15। अब आपके पास दोनों संख्याएं आ चुकी है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हो। एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे, एक तो ये आपके पास पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ,
ये बराबर होता है कि यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या आपकी 21, दूसरी संख्या 15 है, एचसीएफ आपका 3 दे रखा है, एक्स इसको यदि हम एक्स से नहीं मानेंगे अब की बार, हम इसको पी से मान लेते हैं तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, या एलसीएम ही रहने देते हैं इसको, एलसीएम ही रहने देते हैं। 3 से यदि आप काटते हो तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, 5 से करोगे तो 105 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते थे। एलसीएम क्या होता है, यदि हमारी संख्याएं 7x और 5x है तो 7 आएगा, 5 आएगा और x आ जाएगा, ये आता है। कॉमन पार्ट को एक बार लिखते हैं और बाकी बचे हुए अनुपात को लिख देते हैं, तो इसमें आपको इतना भी नहीं करना पड़ता। 7 है, 5 है, x की वैल्यू आपको पता है, एचसीएफ कितना है 3, तो एचसीएफ 3 रख दोगे यहाँ पर, 7 इंटू 5 इंटू 3 कर दोगे तो ये आपका कितना आ गया, 15, 15 7 105 आ गया। इस प्रकार से भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 29, एक दूध विक्रेता एक क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। जब भी ऐसे सवाल आए कि जैसे बेईमान दुकानदार वाला या फिर इस प्रकार से सवाल आए, तो हमें क्या करना है, ऐसे सवालों में अलग अलग प्रॉफिट काउंट कर लेंगे हम। मूल्य वाला प्रॉफिट अलग काउंट कर लेंगे, ये वाला प्रॉफिट अलग काउंट कर लेंगे और उनको एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखो इसके भी 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों की बात करेंगे। जैसे एक है कि क्रय मूल्य 50%, 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो यहाँ पर 20 का लाभ हुआ है। 20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/5, यानी 5 की चीज पर 1 का लाभ हुआ और 6 में बेच दिया, ये लाभ हमने कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेते हैं कि उसने क्या कहा है, 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला देता है, तो अब कितना हो गया, 8 लीटर दूध हो गया। तो बेचता कितना है, वो 8 लीटर दूध बेचता है, और खरीदा कितना, उसने 5 लीटर दूध खरीदा है। यानी कि 5 लीटर का मूल्य उसने चुकाया 5 लीटर दूध खरीदने के लिए, और 8 लीटर उसने बेचा, तो 3 लीटर का उसको फायदा हो गया। तो हम कहेंगे 5 और बेचा कितने में, 8 पे। 5 की चीज को कितने में बेचा, 8 में बेच दिया है। इस प्रकार से तो ये आपके पास 2 अलग अलग प्रॉफिट का हमने निकाल लिया है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ से कितने के बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। अब 25 से 48 कितना अधिक है, हम कहेंगे 23 अधिक है, और 25 पे इंटू 100, तो ये आपका टोटल लाभ आ जाएगा। 1 से काटोगे तो 4 बार आ जाएगा, 46, 92%। एक तरीका तो ये। दूसरा है कि आप लाभ को परसेंटेज में अलग अलग काउंट कर लो। जैसे पहला आपको 20% दे रखा है, उसको तो हमें काउंट ही नहीं करना है, 20% का ऐसा कैसा छोड़ दो, ये तो एक लाभ हो गया। दूसरी कंडीशन की बात कर रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या है, 5 की चीज को 8 में बेच रहा है वो, तो लाभ कितने का हो गया, 3 का लाभ हो गया। किस पे, 5 पे हो गया। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 20 आ गया, ये 60% आ गया, 60% आ गया। तो यानी कि पहले में 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी कंडीशन में 60% का लाभ हो रहा है। अब देखो टोटल का निकालना है, तो क्या करेंगे, हम टोटल की बात करते हैं। टोटल की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये फॉर्मूला लगा देंगे, कंपाउंड कर देंगे दोनों परसेंटेज को। यहाँ पर आप 20 रख दोगे, यहाँ पर आप 60 रख दोगे। 20 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1200 आ जाएगा। नीचे 100 साथ 100 से 2 जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, ये भी आपका 92% आ चुका है। तो ये भी तरीका है। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों ही आसान है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। बेईमान वाले दुकानदार वाले सवाल भी हम इसी प्रकार से करेंगे, तो इसको कर देता हूं मैं फर्स्ट मेथड, ये आपका हो गया सेकंड मेथड। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल नंबर 36 की बात करते हैं। 2 संख्याओं का लैसे आपको इतना दे रखा है, एचसीएफ आपको इतना दे रखा है, संख्याओं का अंतर इतना दे रखा है, संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, अब देखो संख्याओं का अंतर दे रखा है, संख्याओं का अंतर 42 दे रखा है, एलसीएम आपको 315 दे रखा है, एचसीएफ आपको 21 दे रखा है। ओके, तो देखो हम एलसीएम के टुकड़े करेंगे।
ठीक है। एलसीएम के टुकड़े करेंगे, एलसीएम कितना है 315 है। और आप एक चीज जानते हो कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो छुपा हुआ होगा ही होगा, ठीक है। एचसीएफ तो क्या होगा, छुपा हुआ होगा ही। सबसे आप पहले आप इसके अंदर टुकड़े करोगे ना इसके, तो एक तो 21 होगा ही। 21 का जब भाग दोगे आप, 21 का जब आप इसके अंदर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 21 एक बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 105 आएगा, यानी कि 5 बार जाएगा। तो ये आपके टुकड़े हो चुके हैं 15 इंटू 21। अब इस 15 को और तोड़ोगे तो आप 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 21 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकती है संख्या हमारी, जैसे ए एक्स बी एक्स होती है, ए एक्स बी एक्स होती है, जहाँ पर कॉमन पार्ट कितना है एक्स, वो हमारा क्या होता है, एच सी एफ होता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं 21A या फिर 21B, ये दो हमारी संख्याएं होगी। अब जो ए और बी पार्ट है, हम यदि एलसीएम लेते तो कैसे लिखते हैं, 21A इंटू बी, यानी कॉमन पार्ट को एक बार लिख देते हैं तो 21 हो गया, फिर ए इंटू बी। अब देखो यहाँ पर हमने टुकड़े कर लिए हैं, ए का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बी का मान कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, और भी मान हो सकते हैं। वैसे बाई चांस मैं ये भी ले सकता हूँ, एक को 15 अनुपात हो सकता है, दूसरा 1 अनुपात हो सकता है, और 21 तो वैसे ही है, ये भी अनुपात हो सकता है। तो देखो ये दो अनुपात बचते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू कितनी हो गई है 5, और बी की वैल्यू कितनी हो गई है 3, ये वाला हमने लगाया, ठीक है। ये वाला लगाया, इसको एक बार छोड़ देते हैं। ये हो सकता है, मगर इसको मैंने एक बार छोड़ दिया है ब्रैकेट में बंद करके, ये अनुपात नहीं बैठेगा। अब देखो हमें इनका अंतर बताया गया है, संख्याओं का अंतर यदि चेक कर लेते हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाली कंडीशन होगी। अब देखो जब आप पहली संख्या में से यदि दूसरी संख्या घटाते हो तो सबसे पहले 21 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और 5 में से 3 घटाओगे तो 2, यानी कि 42 आ चुका है अंतर। दोनों संख्याओं का यदि अंतर 42 आ चुका है तो आपको पता चल चुका है कि ए का मान 5 होगा और बी का मान 3 होगा। इस प्रकार से तो संख्याएं हमारी क्या हो चुकी है, तो संख्याएं हमारी क्या हो चुकी है, एक तो ये हो गई है और एक ये हो गई है। यदि आप इनको मल्टीप्लाई करते हो 21 को 5 से तो आपका 105 हो गया है, और इसको करोगे तो आपका ये 63 हो गया है। तो एक संख्या यदि पूछते एक 105 हो जाती है, एक 63 हो जाती है। संख्याओं का उसने योग पूछा है, ए एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू पूछी है, तो हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का योग कर देते हैं। एक 105 है और एक 63 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 168 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस आपको जो कंडीशन दी गई है वो एक बार चेक करनी है। जैसे यहाँ पर दिया गया था अंतर, तो अंतर आपको चेक करना है कि उतना ही आ रहा है क्या, इस प्रकार से। सवाल नंबर 37 की बात करें, अब ये दिया गया इसका मान हमें फाइंड करना है। तो देखो ये संख्या 2 बार है, फिर ये संख्या 2 बार है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो यदि आप इनको मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग जाता, वो सही तरीका नहीं है, और ना ही मान है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या है, फिर दशमलव में भी मान है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि यदि ए ये है 515.86 ए है और बी 314.87 है, एक बार इनको जोड़ना है और एक बार इनको घटाना है। जब आप जोड़ोगे तो इसका मान आएगा 130.73, और जब घटाओगे तो इसका मान आएगा 200.99, और नीचे आपको दे रखा है 200.99। तो ये वाला घटाने वाला कट जाएगा, जो योग था वो इनका आंसर आ जाएगा 130.73। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 39, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी पूछा गया है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में बनाएंगे, यानी कि नीचे से अंडर रूट हमें गायब करना पड़ेगा। अंडर रूट गायब कैसे करोगे, लेफ्ट साइड को ले रहे हैं हम, 2 प्लस अंडर रूट 5, नीचे था आपका 11 प्लस 3 अंडर रूट 5। इस प्रकार से विपरीत साइन से अंश और हर को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 माइनस 3 अंडर रूट 5, नीचे भी आप मल्टीप्लाई करोगे 11 माइनस 3 अंडर रूट 5। ऊपर क्या हो जाएगा, 7 से पहले 11 को किया, ये आपका 77 आ जाएगा, फिर आपका 21 अंडर रूट 5 आ जाएगा, फिर
आपका 22√5 आ जाएगा, फिर आपका माइनस का 6, 6×5 = 30, ठीक है, 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा। नीचे यदि बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 5 है 30, 30 इतना आ जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर आपका 9, और 9 5 45 हो जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब 77 और 30 को यदि आप घटाते हो तो कितना आएगा ऊपर मान, ये आपका आ जाएगा 77 और 30 को घटाओगे तो 47 मान आ जाएगा, और इन दोनों को घटाओगे √5 वालों को तो आपका प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि √5 आ गया। नीचे बात करते हैं तो 45 में से 121 घटाओगे 76 बचा जाएगा, आपका 76 बचा जाएगा। ये आपको किसके बराबर दे रखे हैं, इसको मैं तोड़ के और लिख देता हूँ। 47/76 है एक तो, और दूसरे को मैं कह दूँ 1/76 √5। अब आप तुलना कर लो, आपका ए क्या है और बी क्या है। ये आपका ए हो गया है, ये आपका बी हो गया है। तो ए की वैल्यू कितनी है 47/76, और बी की वैल्यू कितनी है 1/76। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 44, एबी और सीडी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जहां पर एबी 6 सेंटीमीटर है, सीडी 8 सेंटीमीटर है, दोनों समांतर है। यदि एबी और सीडी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर, वृत्त का केंद्र क्या है इन दोनों जीवाओं, यानी इन दोनों जीवाओं से जो चतुर्भुज बना है एबीसीडी उनके बीच में है, यानी कि दोनों जीवाओं के बीच में है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या बतानी है हमें। सबसे पहले इसमें आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। अब देखो एक जीवा हमने बना दी है यहाँ पर, तो दूसरी जीवा हमें बतानी है केंद्र के दूसरी साइड, क्योंकि उसने कहा है कि केंद्र बीच में है। यहाँ पे मान लिया केंद्र है। अब देखो एक है 6 सेंटीमीटर और दूसरी है, इसको मान लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सबसे पहली चीज ये जानिए कि केंद्र से जब भी हम जीवा को पे लंब डालते हैं, केंद्र से जब भी जीवा पे हम लंब डालते हैं तो वो जीवा को क्या करता है, आधा करता है। क्या करता है, आधा करता है। तो ये पूरी लंबाई यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है तो आधी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से सी डी की यदि बात की जाए, यदि ये पूरी की पूरी 8 सेंटीमीटर है तो आधी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस बिंदु को हम यदि केंद्र से मिलाते हैं तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। और जो आपका केंद्र को मैं ओ मान लेता हूं। अब ये एओ या सी ओ की बात कर लो, ये क्या है, केंद्र से परिधि को मिलाया गया है, केंद्र से परिधि को मिलाया गया है, चाहे एओ की बात कर लो चाहे सीओ की, और यही आपकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो दोनों बराबर होगी, और वो किसके बराबर होगी, आर के बराबर, यानी कि त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यही आपको मान निकालना है कि इस आर का मान कितना होगा। अब देखो हम जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इस प्रकार से होता है, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पर एक 3 दे रखी है, यहाँ पर 4 दे रखी है। अब देखो ये किस प्रकार से, ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आर का मान कितना आता है, 5, यहाँ से 5 आ रहा है। यहाँ पर भी रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ यदि मैं 4 रखता हूँ तो आर का मान यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट रख दिया 5, तो हमें पता चल चुका है सिंपल आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान 5 आ चुका है। रेडियस कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट आपको इस सवाल में पता होना चाहिए, सवाल काफी आसान हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हो गए। सवाल नंबर 47 की बात करें, ए बी और सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद ए ने एक कार्य छोड़ दिया, फिर बी और सी ने इसे 9 दिन आगे किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, फिर सी ने शेष काम को 6 दिन में पूरा किया।
और साथ ही एक चीज और दी गई है कि सी यदि अकेला काम करता है तो वो इस काम को पूरा 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है ये पूछा गया। एक तो हमें दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 16 दिन में कर सकते। एक दिया गया है कि सी इस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां से यदि टोटल काम निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लिया है, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और सी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये आ चुका है आपके पास। तो यहाँ से टोटल वर्क की बात की जाए तो हमारे पास आ चुका है कितना है, 48 आ चुका है। और ये इनकी क्षमता आ चुकी है कि एक दिन का काम, या क्षमता कह दो या इफिशिएंसी कह दो, कितनी, तीनों की है 3, और सी अकेले की कितनी है, 2 है, 2 है। तो यहाँ से देखो सी की यदि 2 है, सी का यदि हम घटाया जाए, तीनों की कितनी है, ए बी सी की 3 है, ए बी सी की कितनी है, 3 है। तो हम ए प्लस बी की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 में से 2 घटा दो आप, तो सी को घटाया तो ये आपका कितना आ गया, ए और बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई है। तो ये आपकी क्षमता किसकी आ गई है, ए प्लस बी की क्षमता आ गई है कि ये एक दिन में 1 बनाते हैं। एक दिन में कितना बनाते हैं, 1 बनाते हैं। अब देखो सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसने कहा गया है कि पहले तीनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर जो काम किया कितने दिन, 2 दिन किया, ओके। उसके बाद में कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया। अब बी और सी ने एक साथ कितने दिन काम किया, 9 दिन। अब किसने किया, बी प्लस सी ने काम किया है, कितने दिन, 9 दिन काम किया इन्होंने। अब किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। अब शेष काम किसने किया है, सी ने कितने दिन किया है, सी ने 6 दिन। इस प्रकार से टोटल काम पूरा हो गया। टोटल काम कितना था, 48 था। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 3 है यहाँ से, और सी का मान कितना है, 2। ये वैल्यू रख दो आप। तो वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 3 रख दोगे, 3 इंटू 2, फिर आपका बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, तो बी प्लस 2 हो जाएगा इंटू 9। फिर सी कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, तो 2 इंटू 6 बराबर 48 हो गए। 2 इंटू 6 48 हो गए। इस प्रकार से ये आपका 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये 6 हो गया है। यहाँ से 9b प्लस 18 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से 12 आ जाएगा। ये सब किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो आप बी की एक दिन की क्षमता निकाल सकते हो। यहाँ से कितना आ जाएगी, ये 6 और 18 कितना होता है, 24, 24 और ये 36 हो जाएगा। 36 इसमें से यदि घटाते हो आप तो आपका 12 बचेगा। तो बी की इफिशिएंसी है जो आपकी आ चुकी है, यहाँ से कितनी आ चुकी है, 4/3 आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। यानी कि बी एक दिन में इतना काम करता है। अब हमें निकालना है कि बी टोटल समय कितना लगाएगा। यदि अकेला करता तो समय बी को कितना समय लगेगा, तो टोटल काम 48 है, ठीक है। लिख देता हूं पहले, टोटल वर्क बटे क्षमता बी की। टोटल काम 48 है और ये 4/3 काम करता है एक दिन में। तो काटोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 36 उसका समय हो चुका है। 36 दिन में कंप्लीट कर देगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 52, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 38,500 लीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 4 मीटर है और इसका आधार का व्यास ज्ञात करना है। अब देखो ये आपको लीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले मीटर और लीटर का आपको संबंध पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि भाई 1 लीटर या 1000 लीटर बराबर होता है, क्या होता है, 1 मीटर क्यूब, ये आपका 1000 लीटर बराबर होता है। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 लीटर की बात करें तो 1/1000 हो जाता है।
1/1000 मीटर क्यूब हो जाता है। सबसे पहला संबंध ये। अब देखो हमें लीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही काम करना है हमें कि टंकी दे रखी है, कैसी है, बेलनाकार। तो हम कहेंगे कि बेलनाकार है यदि टंकी, तो उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपका 38,500। और साथ में आपको क्या करना है, इसको मीटर क्यूब में यदि चेंज करना है तो किससे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये अब आपका मीटर क्यूब में आ चुका है। अब आप मान रखिए ये आपका आ चुका है 22/7। और आर स्क्वायर का तो मान हमें फाइंड करना है। एच आपको कितना दे रखा है, ऊंचाई आपको 4 दे रखी है, 3800। तो 2 जीरो से यहाँ पर हम काट देते हैं, ये कट जाएंगे आपके। नीचे कितना आ जाएगा आपका, अभी भी 10 बचा हुआ है। तो आर स्क्वायर को एक साइड में रख लेते हैं, बाकी सभी संख्याओं को दूसरी साइड ले जाते हैं। 7 आपका ऊपर चला जाएगा, एक 10 है, एक 22 आ जाएगा और एक 4 हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे। अब इसको 2 से 11 से काटते हैं, तो ये 3 और 5 35 बार कट जाएगा। और किसी से कट रहा है, अभी तो नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये हो गया। अब 5 से काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, और 5 से काटोगे तो ये 7 बार जाएगा। तो ऊपर तो आपका कितना हो चुका है, 49 हो चुका है, और नीचे आपका कितना हो चुका है, 16 हो चुका है। तो आर स्क्वायर बराबर यदि इतना है तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आपको दे रखा है 49/16। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। रेडियस हमारे पास आ चुकी है कितनी, 60/4 आ चुकी है। हमसे व्यास पूछा गया है जो कि 2r होता है, कहने का मतलब 2 × 7/4। तो इसको काटोगे आप, 7/2 आ जाएगा। ये आपका 3.5 मीटर हो जाएगा, 3.5 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 56। 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर आधार व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंक्वाकार आकृति की छोटी बोतलों में भरा जाना है। कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ बोतलों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए क्या करोगे, दोनों आयतन को, पहले कटोरे का आयतन से आप शंकु का आयतन डिवाइड कर दोगे। कटोरे का आयतन, अर्धगोलाकार है कटोरा, अर्धगोलाकार है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ऊपर तो ये हो चुका है, इसको हम कैपिटल आर से दर्शा देते हैं। दूसरा है शंकु वाली बोतलें, इसको हम स्मॉल आर से दर्शा देते हैं। कितना हो जाएगा, ये आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इस प्रकार से। तो पाई से आपका पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब आपका क्या बचा है, हम कहेंगे 2 बच गया, एक आर क्यूब बच चुका है, और नीचे आपका आर स्क्वायर एच बच चुका है। ये मान रखने हैं आपको। तो प्याले का रेडियस कितनी है, व्यास दे रखा है आपको, तो प्याले की त्रिज्या 12 दे रखी है आपको। तो 2 × 12 × 12 × 12 इस प्रकार से लिख दो। और जो शंकुकार बोतल है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास आपको 3 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2। 3/2 और 3/2 2 बार लिख दिया है। हाइट 4 दे रखी है। ये सारी संख्याएं हमने लिख दी है। अब आपको काटना है इनको। तो सबसे पहले देखो, ये 4 से ये 2 और 2 काट दिए हमने। अब इन 3 और 3 से ये कटेगा 4 बार, ये भी 4 बार कट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप। तो देखो ये आपका 16 हो गया है, एक आपका 12 है। 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 को 12 से मल्टीप्लाई करना है अब आपको। 32 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24 और 36, ये 384। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 59। एक व्यापारी द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती है।
उनमें से एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, वो 20% हानि पर बेची गई है। प्रभावी प्रतिशत लाभ या हानि लगभग कितनी होगी? अब देखने से तो ऐसे लग रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया है, तो देखो कुछ नहीं होगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? देखो कि मान लिया कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये, 20% लाभ पर उसको बेचा गया है, तो कितना हो गया मूल्य? 120 हो गए। दूसरी वस्तु की बात करते हैं, मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य दूसरी वस्तु की 120 हो जाएगा। वो कह रहा है कि जितना पहले का विक्रय मूल्य है उतना ही दूसरे का क्रय मूल्य है, तो 120। अब इस पर 20% की हानि होती है, 20% की इस पर हानि होती है, तो आप इसका यदि 20% निकालते हो, 10% 12 होता है, 20% 24 होता है, 24 घटाओगे कितना हो जाएगा? ये आपका 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कुल टोटल क्रय मूल्य दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा दोनों का? ये आपका 220 हो जाएगा। दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ लो, कुल टोटल विक्रय मूल्य 6 हो गया और ये आपका 21 हो गया, 216 हो गया। तो अब देखो हमें पता चल चुका है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हुई है। हानि कितने की हुई है? 4 की हानि हुई है। 220 पर इंटू 100 कर दोगे इस प्रकार से। अब 4 का इसमें भाग देते हैं, 5 और 5 बार जाएगा, 55 आ गया, 55 आ गया। या ये भाग मत दो, ऐसे 4 नीचे था 220, तो एक जीरो से तो एक जीरो काट दिया। 2 से ये 11 बार चला जाएगा, 2 से ये 2 बार चला जाएगा। अब 11 का कितना होता है? 11 का कितना होता है? 11 का ऊपर देखो 20 आ गया आपका, 20/11 है, तो भाग पहले बार एक बार जाएगा, उसके बाद में आपका 9 बच जाएगा, 9 और पॉइंट लगाया, जीरो आई। अब 90 में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। इस प्रकार से 1.8% की हानि आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ये हो गया। सवाल नंबर 60, एक टैंक में 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं। ए भरने के लिए लगाया गया पाइप है और बी का प्रयोग समान दर पर भरने के लिए भी और खाली करने के लिए, दोनों काम किए जा सकते हैं बी से। जब बी को भरने के लिए उपयोग किया जाता है तो ए और बी मिलकर ना टैंक को टी समय में भर सकते हैं, और जब बी का उपयोग खाली करने के लिए किया जाता है तो ए और बी मिलकर इसको 5t समय में भरते हैं। तो ए और बी की दर पूछी गई है, यानी कि भरने का दर पूछी गई है। तो देखो ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में भरते हैं? टी समय में। और ए माइनस यानी कि ए भरता है और बी खाली करता है, तो इस प्रकार से कितने समय में भरता है? 5t समय में भरता है। तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल क्षमता कैपेसिटी कितनी है टैंक की। दोनों का लिया तो 5t हो गया। ये यहाँ से ये आपके पास क्या आ चुकी है? कैपेसिटी आ चुकी है किसकी? टंकी की 5t आ चुकी है। ये आपका 5 हो गया है, ये 1 हो गया है, 5 और 1 हो चुका है। ये आपकी दर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दर कह देंगे, दर हो गया कि ये एक निश्चित समय में 5 भरता है, ये उतने समय में 1 भरता है, ए माइनस बी। तो हमारे पास आ चुका है ए प्लस बी की दर है 5 अनुपात और ए माइनस बी की दर है किस अनुपात में? 1 अनुपात। तो यहां से आप ए और बी की दर का अनुपात निकाल सकते हो। ए और बी की, ए की दर कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ा 6 डिवाइड किया तो 3 हो गया। बी की दर निकालनी है आपको, कितनी हो जाएगी? दोनों को घटाओ और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 4 और 2 2 हो गया। तो कितना आ गया? ए अनुपात बी कितना आ गया आपका? 3:2 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 69, एक्स का मान ये दे रखा है, वाई का मान ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। यानी कि आपको इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ देना है। यदि इधर करते हो तो इधर भी करना पड़ेगा आपको इस प्रकार से।
तो x का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा, प्लस y का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा। तो देखो x का स्क्वायर करते हो तो ये आपका 9 हो जाता है, फिर 5 आता है, फिर आपका आता है 2 × 3 √5, फिर अगर 9 5, फिर ये माइनस में आ जाएगा 2 × 3 × 5, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, 9 और 9 कितना हो जाता है 18 हो जाएगा, और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 18 10 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। ये हो गया, हो गया। चलो आगे बात करते हैं। सवाल नंबर 71। दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाजों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष पर उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होता है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बतानी है। मान लिया कि ये लाइट हाउस है, एक जहाज यहाँ पर चल रहा है, दूसरा जहाज यहाँ पर चल रहा है। इस प्रकार से यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी, प्रकार से। ठीक है, एक जहाज ये था, दूसरा जहाज ये है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, तो सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं। ये कोण 30 दे रखा है आपको, ये कोण 45 दे रखा है। कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। अब देखो हम बात करते हैं, एक बार दोनों त्रिभुज को मैं इधर इधर बना लेता हूं। एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, इसको भी उसी प्रकार से बना। अब देखो ये यदि कोण 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। 30 के सामने की भुजा 1 अनुपात में होती है, 60 के सामने की भुजा √3 के अनुपात में होती है। यदि ये कोण 45 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, दोनों कोण। तो 45 45 वाले 1 अनुपात में होते हैं और ये √2 के अनुपात में होता है। तो हमें पता चल चुका है। सबसे पहले हम टावर कॉमन है दोनों की ऊंचाई, उसको 1 ले लिया। यदि ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये यदि 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी कि जो पूरी की पूरी दोनों नावों के बीच की दूरी है या दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है वो कितनी हो चुकी, हम कहेंगे √3 + 1 हो चुकी है। दोनों जहाज़ों के बीच की अनुपातिक दूरी इतनी हो चुकी। अब एक है जो ऊंचाई लाइट हाउस की कितनी देर की है, 90 देर की है, तो हम कह देंगे कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, एक अनुपात की वैल्यू यानी एक की वैल्यू कितनी देर की है, 90 देर की है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे 90 √3 + 1, इस प्रकार से हो जाए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है। सवाल नंबर 72। दो सेकेंद्रीय वर्त एक वर्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं। तो देखो एक वर्त ये हो गया है, दूसरा वर्त इसके अंदर बना दो इस प्रकार से। तो ये आपका एक वर्ताकार पथ हो गया, हो गया। इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः आपको दे रखी है। मार्ग की चौड़ाई बतानी है, इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है ये वाली बतानी है हमें। ये चौड़ाई कितनी है ये बतानी है। तो देखो हम जानते हैं कि ये आपकी किसके बराबर होगी, पूरी रेडियस R2 है, आधी रेडियस छोटे वाले त्रिभुज की क्या मान लेते हैं हम, R1 मान लेते हैं, बाहर वाले की R2 मान लेते हैं। तो यह R1 - R2 होगी, इनका अंतर हमें निकालना है। तो परिधि क्या होती है, बाहर वाले की 2π R2 माना है हमने, 2π R2 हो जाएगी। अंदर वाले की क्या हो जाएगी, 2π R1 हो जाएगी। यहाँ से 2π आपका कॉमन आ जाएगा, R2 - R1 ये आ चुका है। हमें R2 - R1 फाइंड करना है। दोनों परिधि का अंतर आपको क्या दे रखा है, एक आपको 56 इतना दे रखा है, दूसरा आपको आंतरिक बाहर पहले लिखना है 5647। तो आप 94 से 56 माइनस कर लो सबसे पहले।
कितना आएगा? तो यदि आप 90 में से 50 माइनस करते हो तो आपका 40 आता है। 40 आता है। लेकिन यहाँ पर हमने 4 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा। तो 40 में से 2 और घटाना पड़ेगा। ये आपका 38 आ चुका है। एक चीज़ तो आ चुकी है आपकी 38, इन दोनों का अंतर। अब हमारे पास भिन्न बची है, उन दोनों का अंतर और फाइंड कर लेते हैं। भिन्न का अंतर कितना आ जाएगा? 4/7 में से 2/7 को घटाते हो तो आपका माइनस का 2/7 और आ जाएगा। 2/7 आ गया, यानी कि यहाँ से कम किया हमने इसको। 38 को मैंने लिख दिया 37 + 1 माइनस, इस प्रकार से। अब हम इस भिन्न वाले को घटा सकते हैं 7, यानी कि 5/7। 37 सही 5/7, ये हो चुका है आपका इन दोनों का अंतर। अब ये अंतर किसके बराबर है? इसके बराबर है। हमें मान निकालना है किसका? R2 माइनस R1 का मान निकालना था। 2 पाई को उधर ले जाते हैं, साथ में इनको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 7 7 49, 4 आई हासिल, ठीक है। और 7 21 और 4 25, 25 में 5 जोड़ोगे तो 500 264 हो जाएगा। ये आपका 264/7 तो हो ही चुका है। और साथ में 2 पाई नीचे आएगा तो 2 हो गया, एक 22 आएगा नीचे, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका? ऊपर 7 आ जाएगा। तो 7 से तो देखो 7 कट गया। 22 से यदि इसको काटोगे तो ये एक बार जाएगा और 2 बार, 12 चला गया। तो कितना आ गया आपका? 6 अंतर आ गया दोनों का। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 76, दो वर्गों के परिमाप इतने और इतने दे रखे हैं। उस तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। सबसे पहले तो जो दो हमें परिमाप दे रखे हैं उनके क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। कि देखो, वर्ग 1 कह देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम वर्ग 2 कह देते हैं। दोनों को अलग अलग। इसका परिमाप आपको कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। तो भुजा कितनी हो जाएगी? 4 का भाग दे दोगे, 48/4 करोगे, भुजा आपकी 12 आ गई है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये 12 × 12 करना पड़ेगा, भुजा स्क्वायर होता है। तो ये आपका 144 आ चुका है। दूसरे की बात करते हैं। परिमाप कितना दे रखा है आपको? 60 दे रखा है। भुजा कितना हो जाएगी? 4 का भाग दोगे तो 15 हो जाएगी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A² भुजा का स्क्वायर, यानी कि 15 × 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 हो जाता है। तो ये आपका 225 आ चुका है। अब उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिनका क्षेत्रफल का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर है। ठीक है। अब वर्ग 3 की बात आ रही है। वर्ग 3 क्या है? वर्ग 3 का क्षेत्रफल किसके बराबर है? वर्ग वर्ग 2 के क्षेत्रफल माइनस वर्ग 1 का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ये 225 दे रखा है, ये 144 दे रखा है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1 बचा, और ये घटाओगे तो आपका 8 बच जाएगा। 81 आ चुका है। यानी तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है हमारा 81 आ चुका है। नीचे चले। क्षेत्रफल आपका 81 आ चुका है। 81 क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? A² के बराबर होता है, यानी भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। तो भुजा आपकी कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। यहाँ से परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाता है आपका 4 × A। तो 4 है और A का मान 9 है, ये आपका 36 के बराबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 98, एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं। ठीक है। भैंसों की संख्या नहीं दे रखी तो हम x मान लेते हैं। पैरों की कुल संख्या और सिरों की कुल संख्या के बीच का अंतर 125 है। तो भैंसों की संख्या बतानी है। अब सबसे पहले देखो कबूतर की बात करते हैं। यदि 20 कबूतर है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कबूतर हो गए, गाय हो गए, और कुत्ते हो गए, और
ऐसे हो गए। देखो कबूतर यदि 20 है, प्रत्येक के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं, तो ये 40 हो जाएगा। गाय 10 है, प्रत्येक के 4 पैर होते हैं, तो ये आपका 40 हो जाएंगे। इसी प्रकार से कुत्ते 15 हैं, प्रत्येक के 4 पैर होते हैं, तो 60 हो जाएंगे। भैंस x है, तो पैर टोटल 4x हो जाएंगे। अब इन सब का आपको योग करना है, टोटल पैरों का। ये क्या है? पैरों को निरूपित करते हैं और ये सिरों को निरूपित करते हैं। और पैरों में से पैरों का योग कितना आ चुका है? अब टोटल करोगे 40, ये 100 140 प्लस 4x, इनका योग करोगे आप, ये कितना हो जाएगा? 30 45 x। इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको 125, यानी कि 140 प्लस 4x माइनस 5x माइनस ये हो जाएगा। ये दोनों दे रखे हैं आपको, या एक बार ऐसे लिख दो कि इस प्रकार से दे रखा है। अब आप 45 में से 140 में से घटाओगे 95 बचता है, 4x में से x घटाओगे तो ये आपका प्लस का 3x बचता है। ये किसके बराबर दे रखा है आपको? 125 के बराबर दे रखा है। 125 के बराबर दे रखा है, तो 3x किसके बराबर हो जाएगा? उधर जाएगा, ये आपका 30 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 10 आ जाएगा, यानी कि भैंसों की कुल संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर 4 सवाल। तो शिफ्ट 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब शिफ्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। वह छोटी से छोटी धनराशि ज्ञात कीजिए जिसमें इसका 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 पूरा पूरा भाग चला जाए। शामिल का मतलब है पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसको हम एलसीएम भी ले सकते हैं। जब भी ऐसी बात आई कि रुपए रुपए दे रखे हैं आपको और एलसीएम लेना है आपको, जब भी रुपए का एलसीएम लेना है आपको, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? रुपए की बात आए कि रुपए का यहाँ पर क्या है कि इन सब का भाग उसमें चला जाए, ऐसी धनराशि निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पर रुपए की बात की है, रुपए की जब भी बात की है तो आपको यहाँ पर 2.50 दे रखा है, यहाँ पर आपको 20 दे रखा है, यहाँ पर 1.20 दे रखा है, यहाँ पर 7.50 रुपये दे रखा है। तो इस 20 को भी आपको पॉइंट के रूप में दर्शाना पड़ेगा, 2 पॉइंट के रूप में दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब में दे रखा है तो इसको भी दर्शाना पड़ेगा। तो ये हो गया। जब भी रुपए की बात आए तो हम एलसीएम निकालना तो इस प्रकार से निकालेंगे। यदि सिंपल हो तो हम निकाल सकते हैं, मगर यदि रुपए में दे रखा है तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। अब देखो, या तो आप ऐसे निकाल लो कि आपके पास एक संख्या 250 हो चुकी है, एक 200 हो चुकी है, एक 120 हो चुकी है और एक 75, ये 750 हो चुकी है। इन सब का एलसीएम निकाल लो या तो, और 2 के बाद में वापस पॉइंट लगा दो। तो देखो, इसका हम एलसीएम निकालते हैं, या फिर पॉइंट को हटा के नीचे 100 लिख दो। तो हम पॉइंट बाद में लगाएंगे, 2 स्थान के बाद में लगा देंगे। तो देखो यहाँ से, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। प्रत्येक में से बराबर बराबर जीरो काट सकता हूँ। यहाँ से एक जीरो काट दी, यहाँ से भी एक जीरो काट दी, यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी काट दिया। तो ये मेरा कितना बचा? 2.5 बच चुका है। यहाँ पर आपका 20.0, 1.2, 7.5। अब हम दशमलव सबके राइट साइड से एक स्थान के बाद में, अब मैं इसको मान लेता हूँ, एक मेरा 25 हो गया, एक 200 हो गया है, एक 12 हो गया, एक 75 हो गया। इनका एलसीएम ले लेता हूँ। इनका जब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा? इन सब का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, आपका एलसीएम 600 आ जाएगा। 600 आ गया। अब कितने स्थान के बाद दशमलव थी? एक स्थान के बाद थी, तो राइट साइड से एक स्थान के बाद लगा दोगे, पॉइंट यहाँ पर लगा दोगे, तो ये 60.0, या हम कह देंगे 60 रुपए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है। पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, पॉइंट का तो महत्व होता है। 60 रुपए हो गए हैं, तो 60 रुपए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। सवाल नंबर 10, एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अन्य 2 शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई क्रम से 17 और 7 है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो देखो, हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, आप समझिए कि क्या कह रहा है वो। एक विकर्ण तो उसने दे रखा है, इसकी लंबाई 23 है। अब कह रहा है कि इस सिर से इस पर एक लंब डाला गया है और इस सिर से भी इस पर एक लंब डाला गया है, ठीक है, इस प्रकार से लंब डाले गए।
इनकी लंबाई भी दे रखी है। अब आप ऐसे मानिए कि एक को छोड़ दो पहले, जैसे ये वाला है, इसको आप छोड़ दो, ये दूसरे वाला त्रिभुज है, तो त्रिभुज में जो पहला विकर्ण था हमारा जिसकी लंबाई 23 दे रखी है वो तो आधार हो गया, और ये जो लंब डाला गया है ये आपकी ऊंचाई हो गई है कि जिसकी 7 दे रखा है। इधर आपका कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। तो ये आपकी ऊंचाई हो चुकी है, आधार कितना हो चुका है आपका, 23 हो चुका है। ऊंचाई एक की 7 दे रखी है, यदि दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो 17 दे रखी। तो या तो आप दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल सकते हो और टोटल जोड़ दो। ठीक है, ये दो त्रिभुज बन गए हैं। हमें पता है कि आधार हो गया है 23 और एक की ऊंचाई 7 है, दूसरे की 17 है। दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो, या फिर उसको हम कंपाउंड फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2। त्रिभुज की बात कर रहे हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब यदि यहां पर बात की जाए, दोनों की ऊंचाई देखो क्या है, दोनों की आधार तो सेम है, केवल ऊंचाई अलग अलग है। तो हम ऐसे कहते हैं कि यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको जोड़ना होता, ठीक है, तो क्या आता, एक तो आपका आधार आ जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई 1 प्लस ऊंचाई 2, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि 1/2 कॉमन आ जाएगा, आधार कॉमन आ जाएगा दो त्रिभुज में, और ऊंचाई ऊंचाई जुड़ जाएगी। तो ये टोटल इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तो 1/2 आधार आपका कितना है, 23 है, और ऊंचाई एक 7 दे रखी है, एक 17 दे रखी है। दोनों को जोड़ोगे 7 प्लस ये 23 हो गया है, और 7 इसमें जोड़ते हो तो 3 जोड़ते हो तो 20 हो जाता है, 4 और जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये 23 इंटू 12 हो जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 आई 24, 24 और 3 27, 276 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 हो गया इसका क्षेत्र। इस प्रकार से सवाल नंबर 14, दो रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे से 10:30 बजे, एक 10 बजे निकलती है, एक 10:30 बजे निकलती है दिल्ली से देहरादून के लिए। इन दोनों रेलगाड़ियों की चाल भी दे रखी है आपको, क्रम से इतनी और इतनी। दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से कितनी दूरी पर ये आपस में मिलेगी, ये पूछा गया। मान लिया देखो ये रेलगाड़ी यहाँ से x दूरी चलती है, और ये भी x दूरी चलती है, और दोनों आपस में मिल जाती है, दोनों आपस में मिल जाती है, x दूरी के बाद में आपस में मिल जाती है। ठीक है, तो पहली की चाल कितनी है, 60, दूसरी की चाल कितनी है, 75। दोनों समय का अंतर कितना है, इसने कितने में, दोनों के यदि समय के अंतर बात करें, ये 10 बजे चली, ये 10:30 बजे, यानी समय का जो अंतर दे रखा है आपको कितना लगा, यहां तक पहुंचने में पहली गाड़ी को जितना समय लगा, दूसरी गाड़ी को उससे 30 मिनट कम ही समय लगा है। तो समय अंतर आपको पता चल चुका है 30 मिनट का है। कितने का है, 30 मिनट का है। अब हम यहाँ पर ये दूरी निकालने के लिए जो x दूरी है उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, x बराबर s1 इंटू s2, s2 माइनस s1 इंटू इंटू टाइम डिफरेंस, समय अंतर t2 माइनस t1, इस प्रकार से। तो पहली चाल आपको दे रखी है 60, दूसरी चाल आपको दे रखी है 75। दोनों का अंतर कितना हो गया, 15, और समय का अंतर कितना है, 30। इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे इस प्रकार से। तो ये आपका 1 से 2 बार कट गया है। 15 से 75 को काट दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। और 2 से इसको काटोगे तो ये 30 बार चला जाएगा। तो आपका बचा है 30 इंटू 5, तो 150 दूरी पर वो आपस में मिल जाएंगे। इस प्रकार से कर सकते हो आप। ये सिंपल फॉर्मूले का यूज कर काफ़ी आसान हो गया, 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। सवाल नंबर 20 की बात करें, 50% अम्ल वाले 9 लीटर द्रव में 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तन करने के लिए, यानी पहले 50 लीटर था, अब 30 लीटर बनाना है, इसके लिए कुछ मात्रा पानी की मिलाई गई मात्रा बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे। 50% अम्लता वाले मिश्रण में, 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है कि 1:1 अनुपात में बात की जाए
और 30% अम्लता वाले का मतलब कितना है, यदि टोटल वो 10 है तो 3 अनुपात उसमें अम्ल है और 7 अनुपात पानी है। तो स्टार्टिंग में मिश्रण था 1:1, बाद में कितना हो गया, 3:7 हो गया। अब देखो अम्ल तो बराबर है दोनों में, ऊपर 1 दे रखा है नीचे 3 दे रखा है, अम्ल तो चेंज नहीं हुआ, केवल पानी मिलाया गया है, तो अम्ल की मात्रा हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3:3 हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। अब देखो अम्ल दोनों में बराबर है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, ये है एसिड अम्ल और ये है वाटर, इस प्रकार से। तो देखो कितना मिलाया गया एक्स्ट्रा, इसके लिए हमें पता चल रहा है वाटर के अंदर कितना चेंज आया है, 4 का चेंज आया है, 4 अनुपात का चेंज आया है, ठीक है। अब देखो नो किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, स्टार्टिंग का जो मिश्रण था उसकी वैल्यू। स्टार्टिंग में हमारे पास अनुपात में कितना दे रखा है, हम कहेंगे अनुपात में हमारे पास 3 और 3 6 अनुपात हो गया। 6 अनुपात की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 9। इस प्रकार लिख देता हूँ 3 + 3 = 6 और 6 अनुपात की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, यानी कुल टोटल मिश्रण आपको 9 लीटर दे रखा है। तो हमें निकालना है 4 अनुपात की वैल्यू। तो सबसे पहले आप 1 अनुपात की वैल्यू निकालोगे, कितना आ जाएगा, 9/6 लीटर हो जाएगा। तो 4 अनुपात की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/6 × 4 लीटर, ये हो जाएगा टोटल। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका 6 लीटर आ जाएगा। कितना मिलाया गया है, 6 लीटर आ जाएगा। एक तरीका तो ये फर्स्ट मेथड लिख देते हैं इसको। सेकंड मेथड की बात करते हैं, इस लाइन को मोटा कर देते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड की बात करते हैं, क्या होगा कि देखो पहले जो अम्ल था और अब अम्ल है, अम्ल की मात्रा तो बराबर है। पहले वो था पूरे विलेन का 50%, अब कितना है पूरे विलेन का 30%। तो मैं देखो अम्ल की मात्रा बराबर कर रहा हूं कि जो 9 लीटर का 50% था ना, वो अम्ल था, और अभी भी अम्ल उतना ही है, तो हम कह देंगे एक्स मान लेते हैं उसको, एक्स का 30% उतना ही है। तो ये यहां से अब का क्या आ जाएगा, मेरा मिश्रण आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इसको काटते हो, एक ऐसे काट दो, 100 से ये 100 कट जाएगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा। तो यहां से आपका अब वाला मिश्रण कितना आ चुका है, ये 45, तो 3 9 × 5 × बटे 3 हो गया है, 3 से ये आपका 15 आ गया है। यानी अब वाला टोटल मिश्रण मेरा कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। पहले कितना था, 9 था। तो पानी मिलाया गया जो, उसी की वजह से तो मिश्रण चेंज हुआ है। तो पानी की मात्रा कितनी हो गई है, 15 - 9, यानी कि 6 लीटर हो चुकी है। ये क्या है, मिलाया गया पानी, मिलाया पानी कितना हो गया है, 6 लीटर, ये हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके आपके पास, जो अच्छा लगे। सवाल नंबर 24, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस घड़ी का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बेची, वो कह रहा है कि मान लिया कि क्रय मूल्य यदि x है, तो x के x% में बेचने पर 144 रुपए उसका विक्रय मूल्य है। ये कह रहे हैं x का, यानी क्रय मूल्य के बराबर ही प्रतिशत में, यानी x का x%। और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख दो, x का x%, ऐसे लिख दो, x का x%, ठीक है, ऐसे लिख दो। अब देखो x तो x है, ये आपका x × x/100 कर दो, ये आपका आ जाएगा 144 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये तो x रह जाएगा, ये आपका x²/100 हो जाएगा, ये आपका 144 हो जाएगा। अब आपका देखो यहाँ पर x² है, ये एक द्विघात इक्वेशन बनेगी। हमें द्विघात इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, अब हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। जब भी हमारी द्विघात बनती है तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ऑप्शन से चेक करना सबसे आसान है। तो देखो x² x का मान क्या रखा जाए जिससे कि हमारा विक्रय मूल्य 144 आ जाए। अब सबसे पहली चीज आपको पता है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो जो क्रय मूल्य होगा हमारा वो हमेशा विक्रय मूल्य से छोटा होगा। विक्रय मूल्य कितना है आपका, 144 है, यानी 144 से कम होगा।
तो देखो आपका ऑप्शन नंबर 2 कट गया और ऑप्शन नंबर 4 कट गया है, क्योंकि ये क्रय मूल्य हो नहीं सकते, 144 से छोटे होंगे। अब आपके पास बचा है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। इन दोनों को रख के देख लो आप। सबसे पहले यदि ऑप्शन नंबर 1 को रखते हो तो यहाँ पर आता है 100 आता है। फिर आपका 100 का स्क्वायर करोगे, उसके बाद में नीचे 100 करोगे तो 100 से ये 100 कट गया, यानी कि 200 आ गया। 200 144 के बराबर नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन आपका कट गया है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 3 चेक करना है, तीसरा ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन नंबर 3 चेक करोगे तो आपका मान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 80 करोगे, फिर आपका ये 16 80 64 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाता है, इनका योग 144 के बराबर हो जाता है। इधर भी 144 है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 27 की बात करते हैं। एक्स का मान बताना है। देखो बेस सारे समान है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 3/5 है, 3/5 है। तो देखो ये जो पावर है जो इनटू में है वो तो जुड़ जाएगी, यानी कि 2x - 4 + 4 हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगी, 15 के बराबर हो जाएगी इस प्रकार से। अब देखो यहाँ से हम ये 2x हो जाएगा, ये 1 और 1 प्लस का 3 आ जाएगा, ये आपका 15 है। 3 उधर जाकर आपका घटेगा तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। x का मान आपका 6 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल 32, यदि घन की भुजा में 50% की कमी की जाती है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली कमी का प्रतिशत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। धन की भुजा में 50% की कमी की जाती है। 50% को हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, यानी पहले 2 थी तो अब कितने की कमी कर दी गई है, 1 की कमी कर दी गई है, तो कितने की हो गई है। अब नया जो घन की भुजा है वो कितनी हो गई है, 1। तो ये तो है भुजा का, तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका, स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो गया आपका 4 हो गया इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर कमी कितने की दिखाई दे रही है आपको, -3 की कमी दिखाई दे रही है। 3 की कमी किस पर, 4 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 = 75% के बराबर हो चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 35 में ये संख्याएं दे रखी है, इनका मैसे और लेसे में का मैसे लेसे में कितनी बार शामिल है। तो सबसे पहले आपको इनका मैसे भी, एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा और एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, दोनों अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे। अब देखो दोनों ये संख्याएं हैं, लिख लेते हैं एक बार। 48 है, एक 36 है, एक 72 है, एक 24 है। देखो 72, ये जो 36 है ये 72 में भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो इसको छोड़ दो आप। 48 में 24 का जा रहा है, इसको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। इन दोनों का एलसीएम ले लो, वही हमारा कुल टोटल एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो इनका यदि आप एलसीएम लेते हो, इसके यदि टुकड़े करते हो तो 12 आता है एक तो, और एक 4 आ जाता है। इसके भी टुकड़े करते हो तो एक 12 आ जाता है और एक 6 आ जाता है। तो एक तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कॉमन आ गया। अब 4 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं। फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 3 बच गया। तो ये कुल टोटल आपका एलसीएम हो गया है। एलसीएम कितना हो गया है, तो एलसीएम आपका हो गया है 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, या ऐसे कह दो 36। 36 का डबल करोगे तो 72, 144 हो चुका है आपका ये। एचसीएफ की बात करो तो देखो एचसीएफ निकालने का एक तरीका बताता हूं। आप प्रत्येक के बीच का अंतर चेक करो, जो सबसे कम अंतर है वही हमारा एलसीएम, उसका भाग देके देखो, यदि सब में भाग जा रहा है तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। सबके बीच का अंतर यदि आप चेक करते हो, सबसे छोटा अंतर 48, 36 और 48 के बीच में आपको दिखाई देगा, या फिर 36 और 24 के बीच में कितने का अंतर, 12 का। 12 का सब में भाग देके देखो, यदि भाग जा रहा है सब में 12 का, तो हमारा यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, या फिर सब में से कॉमन ले सकते हो। अब आपको एलसीएम पता चल चुका है, एचसीएफ पता चल चुका है। ठीक है, दोनों पता चल गए। तो अब आपको बताना है कि कितनी बार शामिल है, तो भाग दे दो आप कितनी बार। तो एलसीएम बटे एचसीएफ करोगे 12, 12 आ गया है, यानी कि 12 बार शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया।
सवाल नंबर 37। अब आपको माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है और योग करना है। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो देखो, अरेंज भी छोड़ो, आप ऐसे ही कर लो। सबसे पहले यदि आप माध्य निकालते हो तो कितना आएगा, माध्य की बात करो, सभी को जोड़ो, जोड़ते हो तो ये आपके 36 हो गए हैं और ये भी आपके कितने हो जाएंगे, 8 18 18 36 हो जाएंगे। कुल टोटल यानी कि 72/6 हो गए हैं। भाग दोगे 6 का, कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। माध्य कितना आ गया, 12। माध्यिका की बात करते हैं, माध्यिका की बात करते हैं। टोटल 6 संख्याएं हैं, ठीक है, सम संख्याएं हैं। तो माध्यिका कौन कौन सी संख्या को लेना पड़ेगा हमें, एक तीसरी संख्या को, एक चौथी संख्या को, और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी माध्यिका होगी। तो अब देखो, गिनो आप छोटी संख्या से आरोही क्रम में बढ़ते हुए। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 8 है। 8 के बाद में कौन सी है, 10 है, 2 हो गई। तीसरी संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी। अब फिर कौन सी आई, फिर वापस से 12। तो तीसरी और चौथी संख्या हमारी कितनी हो गई है, 12 + 12। इन दोनों का योग करके 2 से करोगे तो माध्यिका आपकी कितनी आ जाएगी, 12 ही आ जाएगी। माध्यिका भी 12 आ गई है। और बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया होता है वो हमारा बहुलक होता है। तो 12 3 बार आया है, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना हो गया है, सबसे अधिक बार कौन आया, 12, तो 12 ही हमारा बहुलक हो गया। तीनों का जोड़ना है अब, तीनों का योग कितना आ जाएगा आपका, 36 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो गए। सवाल नंबर 42, इसका मान निकालना है आपको। अब देखो, इसमें वैल्यू पुटिंग से सबसे आसान है। a+b+c = 0 दे रखा है। ए को मैं 2 मान लेता हूँ, इसको -1, इसको -1 करता हूँ, तो ये 0 के बराबर आएगा। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो देखो ये हो गया है हमारा 4 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इस प्रकार से। नीचे आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो ऊपर आपका कितना हो गया, 6 हो गया, नीचे आपका 3 हो गया। सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ये हो गया। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो नीचे क्या दिया हुआ है, a² दे रखा है और bc दे रखा है। a² दे रखा है या bc दे रखा है। तो सेकंड मेथड में जो यानी कि बेसिक से है, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देखो b/c दे रखा है, इसका मतलब हमको b और c को अलग कर लो। यानी कि b और c को एक साइड रख लिया, a को दूसरी साइड ले जाया मैं, -a हो गया। अब दोनों को आपको स्क्वायर करना है। इधर आपके पास हो जाएगा a² हो जाएगा, a² हो जाएगा, c² हो जाएगा, 2bc हो जाएगा, और इधर a² हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखो ये हो जाएगा b² + c²। इनको एक साइड रखते हैं हम, दूसरी साइड इस bc को दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो ये आपका a² - 2bc हो जाएगा। क्योंकि ऐसा मेरे को हर में दिखाई दे रहा था, तो मैं इसको इधर ले आया, ऐसा हम इधर लेके आ गए। अब ये b² + c² की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपको a² तो दे रखा है, लिख दो ऐसा कैसे, b² + c² की वैल्यू आप क्या रखोगे, a² - 2bc, ये वैल्यू पुट कर दोगे। और नीचे आपको a² - bc दे रखा है। ऊपर आपका 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये भी a² था, bc दोनों जुड़ के, तो a² - bc ये आपस में कट जाएंगे, 2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा मेथड है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 46, दिए गए आंकड़ों में यदि 22 के स्थान पर 52 को शामिल किया जाता है तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 22 के स्थान पर किसको शामिल किया जाता है, स्थान पर 52 को शामिल किया जाता है। तो इसमें देखो वापस से माध्यिका निकालनी है हमें। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले संख्याओं को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखो 22 की जगह हमें 52 रखना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको एक बार अरेंज कर लेते हैं, जिससे हमारी गलती नहीं हो। सबसे पहले हमने 8 को रख लिया है, उसके बाद में आता है 15, 15 को रख दिया है, फिर हमने 18 को रख दिया है, उसके बाद में आता है 22, 22 को, फिर आता है आपका 26, और फिर आपका आता है 32, इस प्रकार से हो।
टोटल कितनी संख्याएं हैं? टोटल 6 संख्याएं हैं। तो पहली बार मादिका क्या हो जाएगी? यदि फर्स्ट टाइम मादिका निकालनी है, फर्स्ट मादिका कितनी हो जाएगी? 18 प्लस 22, बीच वाली दो संख्याएं, क्योंकि सम संख्याएं तो बीच वाली दो संख्याओं को ले लो। 18 और 22 को लो और 2 से डिवाइड करो। 18 प्लस 22 बटे 2 कितना आ जाएगा? ये 40 बटे 2 आ जाएगा, यानी कि 20 हो गया है। ये आपकी मादिका आ गई है। सेकंड मादिका निकालनी है। सेकंड मादिका, उसके लिए एक कंडीशन दे रखी है इसने, 22 के स्थान पर अब क्या रखना है? 52 को रखना है। 22 के स्थान पर 52 को रखना है। तो अब की बार आपका 8 ऐसा का ऐसा रहेगा, 15 ऐसा का ऐसा रहेगा, 18 ऐसा का ऐसा रहेगा। अब इसकी जगह में जब ये 22 की जगह यदि आप 52 रखते हो, तो 52 तो सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, पहले 26 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर आपका 52 आएगा। इस प्रकार से आ जाएगा जब 22 की जगह 52 रखोगे। तो अब बीच की दो संख्याएं कौन सी हो चुकी है? 18 और 22 हो चुकी, 18 और 26 हो चुकी है। 18 प्लस 26 बाई 2, इस प्रकार से करना है। तो पहले आपका 40 आ रहा था, अब 6 अधिक है तो 46 आ जाएगा। 46 बटे 2, 2 से भाग दोगे तो 23 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना आ गया? दोनों का अंतर कहाँ पर गलती हो? 22 और 44 आएगा। ये दोनों का योग आपका 44 आ चुका है, तो आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका 22 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ये हम आंसर करते हैं। सवाल नंबर 53, उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर की परिधि वाले वर्ग के अंदर खींचा जा सकता है। अब सबसे पहले एक वर्त बना लो आप, इसके अंदर एक वर्ग खींचना है हमें। दिख रहा आयत है, मगर आप इसको इमेजिन करना है कि ये वर्ग है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर परिधि, इसकी 44 सेंटीमीटर परिधि है, तो वर्त की परिधि होती है 2πr, जो कि कितनी देर की है? 44 देर की। यहां से हम r का मान निकालेंगे। 44 को इधर, नीचे आपका 44 इंटू 7 हो जाएगा। तो 44 से 44 कट गया, r का मान कितना आ गया? आपका 7 आ गया है। कितना आ गया है? 7। तो रेडियस आपकी कितनी हो गई है? 7 हो गई है। केंद्र से परिधि की दूरी रेडियस होती है, जो कि 7 है। अब विकर्ण किसके बराबर होता है? व्यास के बराबर, यानी कि पूरा का पूरा आपका 7 प्लस 7 कितना हो गया है? विकर्ण आपका 14 हो गया है। विकर्ण की लंबाई हमारे पास आ चुकी है, जो कि व्यास के बराबर होती है। यहाँ लिख देता हूँ, 2r बराबर कितना हो गया है? 14 के बराबर हो। और यही मेरा क्या हो गया? इस वर्ग का विकर्ण हो गया है। अब हम जानते हैं कि विकर्ण विकर्ण कितना है? 14 है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? यदि भुजा के रूप में मैं कहूँगा, √2 इंटू भुजा होता है। √2 इंटू भुजा बराबर 14 दे रखा है, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 14 बटे √2 आ जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल कितना होता है? तो हम कहेंगे भुजा का स्क्वायर होता है 14 बटे √2 इंटू 14 बटे √2, ये हो जाएगा। तो √2 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो एक 7 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा। 14 7 तक कितना होता है? 98 आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 59, इसमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है या टर्मिनेटिंग है? ऐसा कब होता है? जब आपके हर के अंदर या तो 2 मिल जाए, ठीक है, 2 का गुणांक हो, यानी 2 की पावर n हो, चाहे n का मान 1 से लेके कितना भी हो सकता है। इसी प्रकार 5 की पावर n हो, यानी 5 भी कितनी बार हो, या फिर m कर दो इसको, चलो, या फिर 5 और 2 का गुणांक हो, या फिर इनकी पावर, यानी कि 2 भी कितनी बार हो और 5 भी चाहे कितनी भी बार हो हर के अंदर। इस प्रकार से यदि दिया होता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, दोनों का गुणनफल हो सकता है। यदि ये हर में मिलते हैं तो वो आपका होता है शांत कह दो या टर्मिनेटिंग कह दो। और इनके अलावा कुछ भी हो, ठीक है, इनके अलावा कुछ भी, तो वो हो जाएगा आपका
अशांत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी हो तो हम क्या कहेंगे, वो अशांत होगा। जैसे 3 हो गया, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस प्रकार से होगा तो ये अशांत होगा। ठीक है, ये अशांत होगा। तो वो आपको चेक करना है कि कहाँ पर हर के अंदर केवल आपको 2 और 5 दिखाई देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा खेल और कर दिया। आपको क्या दिया गया है कि पहले भिन्न एक की बात करते हैं। आप सभी भिन्न को सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आप किस प्रकार से सवाल करोगे। आप हर में चेक करोगे 2 है या 5 है। तो जब ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखो क्या मिलता है, नीचे 1 2 मिल रहा है और 1 3 मिल रहा है। 3 मिल रहा है, इसका मतलब कि भाई ये अशांत अशांत नहीं है। 3, इस प्रकार से 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखो 90, 90 में यदि बात की जाए तो 9 है और 9 का मतलब 3 है। 3 मिला, इसका मतलब ये भी अशांत है। यहाँ पर 111 खुद एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कुछ भी अभाज्य संख्याएं मिले, इसके अलावा कुछ भी अभाज्य कर लो आप, अभाज्य। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, अशांत है। तो ये भी आपकी 111 भी एक अभाज्य संख्या है, इसको भी आप भाग दोगे, इसमें ना तो 2 है ना 5 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, अशांत हो। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हो तो इसके अंदर भी आपको एक 3 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, यानी 5 तो है लेकिन 3 भी है, तो ये भी हमारा क्या, अशांत का हो गया। अब देखो सारे के सारे ऑप्शन हमें इस प्रकार से मिले कि जो कि अशांत हो रहे हैं, लेकिन देखो हमने एक चीज चेक नहीं करी। इसको सरल भिन्न को सबसे पहले आप सबसे पहले इसी प्रकार से चेक करोगे, चेक कर लिया। अब आप ये देखो कि भिन्न को क्या सरल किया हुआ है। अब देखो 4 को यदि हम काटना चाहें तो नहीं कटेगी, 3 को काटना चाहें तो और नहीं कटेगी, 2 भी नहीं कटेगी, लेकिन जो 1 है उसको थोड़ा सा हम और सरल कर सकते हैं। 3 से आप काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब चेक करो, अब चेक करो नीचे कितना है, केवल 5 है ना ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये हमारा 5 यदि हो या 2 हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, तो हम कहेंगे वो हमारी शांत है। शांत है तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये तरीका है। सवाल नंबर 62, ये गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल है, इस गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल है। तो इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ लो। तो यदि मैं 6 को तोड़ता हूं तो किस रूप में टूटेगा, 2 इंटू 3। तो मैं कह दूंगा 2 की पावर भी 7 है और 3 की पावर भी 7 है। इसी प्रकार से 35 को तोड़ोगे तो आप किस में तोड़ोगे, 5 इंटू 7 में। तो 5 की पावर भी 3 हो गई है और 7 की पावर भी 3 हो गई है। फिर आपका 11 की पावर 10 दे रखा है। अब ये टोटल आप जोड़ लो कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इनको सबको आप जोड़ लो, 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10। तो ये 7 और 3 10, 7 और 3 10, 20 और एक टोटल 30। तो टोटल कितने हो गए आपके, 30 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की बात करिए इसने, कुल टोटल गुणनखंड की बात नहीं की है, अभाज्य गुणनखंड की बात करिए, इसलिए इतने हो गए। अभाज्य टुकड़ों में तोड़ा और उनको जोड़ लिया, उनकी पावर को। सवाल नंबर 64, रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत 28 है। रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत 28 वर्ष है। यदि मीरा और रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है तो रोशनी की आयु कितनी, याद कीजिए। देखो दोनों की आयु का औसत कितना दे रखा है, 28। तो योग कितना हो जाएगा, औसत यदि 28 है दो लोगों की, तो योग कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 56। तो रोशनी को मैं आर से दिखा रहा हूँ और मीरा को एम से दिखा रहा हूँ। तो आर प्लस एम का योग कितना हो जाएगा, ये आपका 56 के बराबर हो जाएगा। और मीरा और रोशनी का अंतर कितना दे रखा है, मीरा बड़ी है, रोशनी छोटी है, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, ये आपको 6 के बराबर दे रखा है। अब आप यदि दोनों को जोड़ते हो और 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपके पास मीरा का आ जाएगी आयु। दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 62, 62 और 2 31 मीरा की। रोशनी की कितनी हो जाएगी, दोनों को घटाओ, 50 और 2 से भाग दो, 25। तो आपके पास जिसकी भी पूछिए आप बता सकते हो रोशनी की कितनी है, 25। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से मीरा का पूछता तो 31 हो जाता। सवाल नंबर 69, अब इसमें देखो आप
एक्स प्लस वन अपॉन वाई बराबर 1 दे रखा है इस प्रकार से, फिर वाई प्लस वन अपॉन जेड दे रखा है बराबर 1, फिर जेड प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना ये पूछा गया है। अब देखो ऐसे सवालों में हमेशा 1 होता है जब साइक्लिसिटी, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर जेड है, यहाँ पर नीचे वाई है उसके बाद में जेड आ गया फिर एक्स आ गया। तो इस प्रकार से यदि साइक्लिसिटी चलती है, क्रम से चलती है चीजें, तो हम कहते हैं कि यदि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के ही बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का आपको क्रम दिखाई दे आप हमेशा आंसर वही मारिए जो आपको बाकी दो के अंदर दे रखा है। तो ये साइक्लिसिटी का क्रम है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो बता दिया, सेकंड मेथड क्या है। अब सेकंड मेथड की यदि बात की जाए, आपको देखो इसका मान निकालना, तो एक जेड का मान निकालना है और एक 1/x का मान निकालना। तो देखो जेड कहाँ पर है, यहाँ पर मिल रहा है, जेड का मान यहाँ से आ जाएगा, और एक्स का मान कहाँ से आएगा, एक्स का मान यहाँ से आएगा। ये हो गया, इसको हम कर देते हैं, ठीक है। एक्स का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो देखो एक्स का मान निकालना है हमें, 1/x का मान, तो आप x को सबसे पहले एक स्थान पे रख दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, तभी तो हमारे पास x अकेला आएगा। अब देखो 1 इस प्रकार से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y-1 बटे, तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/x की यदि बात करते हैं उल्टा कर दो, y-y/1, ये आपके पास 1/x का मान आ गया। अब z की बात करते हैं, 1/z को एक साइड कर लो, 1 - y हो गया, 1/z बराबर कितना दे रखा है आपको, 1 - y दे रखा है, ठीक है। तो z उल्टा कर दो इसको, 1/1 - y हो गया, ये हो गया इस प्रकार से। अब ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, पुट कर दो। z का मान रखा 1/1 - y, और x का मान आप रख दो y/y-1। अब देखो नीचे एक बार तो 1 - y दे रखा है, एक बार y1 दे रखा है, तो आप यहाँ से यदि माइनस कॉमन लेते हो, 1 - y रहने दो, यहाँ से माइनस यदि कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, संख्याएं 1 - y हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब देखो नीचे दोनों के अंदर जो हर है वो सेम हो गए, तो एलसीएम आपका इनका कितना आ जाएगा, 1 - y आ जाएगा। नीचे नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 - y आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - y हो जाएगा। नीचे भी 1 - y, ऊपर भी 1 - y, पूरा आपस में कट जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका बेसिक मेथड हो गया, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 70, 1540 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी और सी के हिस्से के योग का 2/9 मिलता है। देखो अब ये सवाल भी अच्छा है, इसमें क्या कहा गया है कि ए को है ना बी और सी का कितना मिलता है, तो हम कह देंगे 2/9, यानी कि बी और सी यदि 9 है तो ए कितना हो गया है, 2, ये कह रहे हैं। इसी प्रकार से बी को ए और सी का कितना मिलता है, 3 मिलता है, यानी कि ए और सी यदि 11 है तो बी को कितना मिल गया है, 3 मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर 2/9 आ रहा है, यहाँ पर 3/11 आ रहा है। यदि पहले वाले से चेक करें हम, ए बी सी का योग कितना आ जाएगा, इन दोनों को यदि जोड़ते हैं, ऊपर 2 ए की वैल्यू है, नीचे ए बी सी है, तो यदि ए बी सी यदि यहाँ से निकालते हैं, 2 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। और यदि यहाँ से ए बी सी निकालते हैं तो भी हमारा 11 आना चाहिए, दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 14 आ गया। एक बार 11 आ रहा है, एक बार 14 आ रहा है, दोनों को आप बराबर कर दो। बराबर के लिए क्या करूं, इसको तो मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको किससे करूंगा, 14 से, इसको 11 से, ठीक है। यदि इसको किया है तो बाकी संख्याओं को भी मुझे करना पड़ेगा। तो इसको किया तो कितना आ गया, ये आपका 4 आ जाएगा। हम्म
इसको किया तो ये एक तो आ गया आपका 4 आ गया, और फिर 5 हो गया, और फिर 154 हो गया। 11 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 154 हो गया। यदि 11 को किया क्या है तो अंश और हर को भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इस 2 को भी करना पड़ेगा। इस 2 को किया तो इसका मान कितना हो जाएगा, 14 से ये आपका 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको यदि 14 को 11 से किया है इस वाली इक्वेशन में, तो इस 3 को भी करना पड़ेगा। इस 3 को 11 से किया तो ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब देखो आपके पास ए की वैल्यू आ चुकी है 28, बी की वैल्यू आपके पास अनुपात में 33, कुल टोटल की 154, सी की आपसे पूछी गई है। तो देखो सी की कितनी हो जाएगी, किसी में से भी निकाल सकते हो आप, या तो आप ऐसे कर लो, 28 और 33 को जोड़ लो, 28 जोड़ा 33 जोड़ा, ठीक है। या फिर यहां से भी निकाल सकते हो आप, यहां से देखो बी कितना दे रखा है आपको, ये आपको 9 दे रखा है, 14 नहीं में 126 होता है। और सी की बी की वैल्यू यहाँ पर ये देखो 9 दे रखा है आपको, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 को आपको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 126 आ जाएगी। अब यदि आपको c की वैल्यू निकालनी है, c का अनुपात निकालना है, तो क्या करोगे, b का मान रख दोगे, 126 माइनस 33 कर दोगे, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 26 तो कट गया, कितना अधिक है, 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 और माइनस हो जाएगा, 93 आ जाएगा सी का अनुपात। सी का अनुपात आ गया, कुल टोटल अनुपात 154 है एबीसी का, सी का अनुपात 93 है। तो हमें सी का हिस्सा निकालना है। तो देखो ए प्लस बी प्लस 154 की वैल्यू आपको दे रखी है, कुल टोटल राशि दे रखी है 154 की, कितनी है, 14 40 15 40, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 93 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 93 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सी का हिस्सा आ गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 75, दो रेलगाड़ियां दो स्टेशनों से एक ही दिशा में चलना शुरू करती है और क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, ठीक है। दो रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे की ओर 20 से और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ना स्टार्ट करती है। जब वे मिलती है तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे से कितना ज़्यादा चली, 80 अधिक चली है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी है। अब देखो समय तो उनका एक समान है क्योंकि एक समय पे चली और बाद में मिल गई। तो अब जो चाल का अनुपात है वो आपको क्या दे रखा है, 20 25, या फिर कह दो 4:5 कह दो। तो जो दूरी का अनुपात है, जो चाल का अनुपात है, उसी रेशियो में हो जाएगा, यानी कि ये भी 4:5 में हो जाएगा। 4:5 में हो गया है। दोनों के बीच का दूरी का अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1, और 1 की वैल्यू किसके बराबर, 80 के बराबर दिखाई दे रही है। तो पहली रेलगाड़ी यानी 8 की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 की वैल्यू 320, और 5 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5 की वैल्यू ये आपकी 400 हो चुकी है। तो कुल टोटल दूरी कितनी हो गई, 320 प्लस 400, तो टोटल दूरी 320 प्लस 400 ये आपकी कितनी हो गई, 720 हो गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 76, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाती है। 9/4 का मतलब क्या है कि यदि स्टार्टिंग में 4 थी तो अब राशि 2 साल बाद कितनी हो गई है, 9 हो गई है। तो देखो कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, दर बतानी है हमें। मान लिया स्टार्टिंग में राशि 4 है, अब मिश्र धन मूलधन तो आपका 4 है, मिश्र धन आपका 9 है, और कितना, 2 साल में 2 से राशि कितनी हो गई है, 9 हो गई है, ठीक है। कितने साल में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में हुई है। इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो आपको पता चल चुका है कि राशि यदि 1 साल की हम बात करें, 2 से कितनी हो गई है, 3 हो गई है, तो कितना ब्याज दिखाई दे रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 किस पर, मूलधन, मूलधन 1 साल का कितना है, 2,
परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 50% आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं 3। सवाल नंबर 80, यहाँ पर ए और बी का मान निकालना है आपको, ये आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 84, एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, इसी प्रकार से 12 बजे 12 बार बजती है। ठीक है, तो एक सप्ताह में कितनी बार बजेगी ये निकालना है। सबसे पहले हम ऐसे देख लेते हैं कि एक दिन में 12 12 2 बार होते हैं, तो ठीक है 2 बार बजते हैं 12, तो एक बार 1 से लेकर 12 बजे तक कितनी बार बजती है। 1 से लेकर 12 बजे तक, 1 से लेकर 12 बजे तक कितनी बार बजती है, सबसे पहले ये निकाल रहे हैं। तो हमें पता है कि पहले 1 बार बजती है, उसके बाद में 2 बार बजेगी, फिर 3 बार बजेगी, इसी प्रकार से 12 में 12 बार बजेगी। तो हमें 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का योग निकालना है। 12 तक की संख्याओं का आपके पास फॉर्मूला होता है इसके लिए, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग n+1/2। यहाँ पर रखोगे 12 × 13/2 हो जाएगा, काटोगे ये 78 आ जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 12 बजे तक इतना बच जाती है। अब 12 दिन में 2 बार बजते हैं, तो पूरे दिन में कितनी बार बजेगी ये, 78 × 2 बार कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अब देखो एक सप्ताह का पूछा गया है, एक सप्ताह है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हम कहेंगे 7 दिन। तो एक दिन में इतनी बार बजती है, तो 7 दिन में कितनी बार, 156 × 7 करोगे आप, ये आपका आ जाएगा जो आंसर 1092 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, 84 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना पेपर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।